हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 3 कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट में हम जायन को कैफेटेरिया में बैठा देखते हैं, जहां पर माया बैठा उसके साथ बातें कर रहा था। माया नोटिस करता है कि जायन का मूड कुछ ठीक नहीं। उसे लगता है कि शायद ऐसा इस वजह से है जो ये इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगने की वजह से यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा, और उस बेचारे को यहाँ कैफेटेरिया का रूखा सूखा खाना खाना पड़ रहा है। जिस पर वो उसे बाहर की बातें बताने लगा कि बाहर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बार ओपन हुआ है, पूरे का पूरा ग्लास का बना हुआ। यहाँ तक कि वो सेंटर से रोटेट भी करता है। सच में ये काफ़ी अमेजिंग है ना। यहाँ तक कि ये उस ब्लू गोल्ड इलेक्ट्रिक हॉल से भी ज़्यादा फैंसी है जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। फिक्र मत करो, तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें भी वहाँ लेकर चलूँगा। लेकिन जायान तो अभी भी उसकी किसी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता। उसका मूड बिल्कुल पहले की तरह ही था, जैसे कि वो किसी गहरी सोच में खोया हो। असल में वो वरीड नहीं, बल्कि अभी भी हमारे कर्नल बर्टन के बारे में सोच रहा था, और जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो सभी चीज़ें। क्योंकि कर्नल बर्टन के साथ उसके वो मोमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल थे। ये पहली बार था जब असल में उसे अपने होने का एहसास हुआ हो। वो इतनी गहरी सोच में था कि उसे फील भी नहीं हुआ कब उसके हाथ से खाना खत्म हो गया, और वो वैसे ही स्पून पकड़कर बैठा हुआ है, क्योंकि माया ने उसके सामने से प्लेट हटा दी थी। और उसे ऐसे देखकर पूछता है, जायान तुम किन सोचों में डूबे हुए हो। लेकिन जायान तो अभी भी होश में वापस नहीं आया था। वो वैसे ही नीचे से फूड उठाने लगता है, लेकिन इस बार स्पून जाकर टेबल से टकराए, जिसकी वजह से वो थोड़ा चौंकते हुए अपने सेंसेस में वापस आया और पूछता है, ये क्या हुआ, मेरा खाना कहाँ है। इस पर माया सस्पिशियसली उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, जायान तुम किस बारे में सोच रहे हो। अब जाकर जायान ने उसकी बात सुनी थी। जैसे ही उसे सिचुएशन समझ आई तो वो ऑकवर्डली हंसते हुए बोलता है, ओह माया, नहीं कुछ भी नहीं, तुम अभी अभी क्या कह रहे थे। जिस पर माया बोलता है, मैं तुम्हें लिली के बारे में बता रहा था, वही जो तुम्हारी क्लासमेट थी। उसने एग्जाम पास कर लिया है और अब वो लेफ्टिनेंट जनरल अवेल की कम्युनिकेशन ऑफिसर है। जिस पर जायन बोलता है, ओह अच्छा, फिर तो ये अच्छी बात है। माया ने तो बिल्कुल भी ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो चौंक गया कि बस अच्छी बात है, इतना ही और कुछ भी नहीं। लेकिन जायन को तो सच में नहीं आइडिया था कि उसे अब क्या बोलना चाहिए। वो कंफ्यूजिंगली पूछता है, ये कहने के अलावा और मैं क्या ही कह सकता हूँ। इससे साफ पता चल रहा था कि अब जायान को लिली में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। एक टाइम पर तो वो उसकी क्रश हुआ करती थी। लेकिन गाइस, आप सभी को अच्छे से याद होगा ना कि जब वो लिली को देख रहा था तब कर्नल बर्टन ने उसे कैसे पनिश किया था। जिस चीज़ को उस बारे में याद है जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। इसके बाद हम एक सुपीरियर को देखते हैं जिसके हाथ में मिशन की रिपोर्ट थी जो कि जाया ने कंप्लीट किया था। वो उसे रीड करते हुए बोलते हैं, अब जबकि मैं इस बारे में ठीक से सोच रहा हूँ तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुकाबले जो डिसीजन तुमने लिया था वही सबसे बेहतर था। अंटार्कटिका मिशन के लिए सच में जायान ही सबसे बेहतर चॉइस थी। जिस पर मेजर जनरल गॉर्डन स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुम भी कुछ कम समझदार तो नहीं हो, बस हमें खतरा मोल लेने की हिम्मत होनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने कर्नल हाइन बर्टन को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए चूज किया है। आज तक हाइन कभी भी फेल नहीं हुआ। जिनकी ये बात सुनकर वो पर्सन उसकी तरफ मुड़ता है। ये पर्सन जनरल एवरी थे जो कि सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट के हेड हैं, और बोलते हैं जायान को सबसे पहले वायरस पर रिसर्च करने देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस हमें पक्का करना होगा कि ऐसा करते हुए उसे कोई खतरा ना हो। असल में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमें उसका ब्रेन फ्यूचर के लिए बचा कर रखना है। कोई भी कभी भी 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकता कि उसे जो काम दिया गया है वो हर हाल में इसे पूरा करेगा। यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं कर्नल बर्टन पर डाउट हो रहा था। इस पर जनरल गॉर्डन बोलते हैं, सर ज़्यादा फिक्र मत करें, ऐसा करने से आपको अपने ही फैसलों पर डाउट होने लगेगा। मेरे स्पेशल ऑपरेशन यूनिट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करें, और ना ही आपको जायन को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। जिस पर जनरल एवरी बोलते हैं, ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा।
चलो देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम जायन को देखते हैं जो कि इस टाइम अंटार्कटिका के बेस से मिलने वाले वायरस को हाथ में पकड़े सोच रहा था। डाटा के अकॉर्डिंग ये वायरस बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं इसे अपने X2 वायरस से मिला दूं तो वो भी इसी की तरह स्टेबल हो जाएगा, जिससे ह्यूमन बॉडी के अंदर देर तक रहने वाले काफ़ी लंबे स्ट्रिंग्स बन जाएंगे। इसका यूज़ करके एक नॉर्मल सोल्जर इजीली ज़ॉम्बीज़ के छोटे मोटे अटैक को तो रोक ही लेगा। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो अपने आंसर हासिल करने के मैं बस एक कदम ही दूर हूँ। वो आंसर्स जो कि बहुत से ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी हासिल नहीं कर पाए। इतने में लैब में इमरजेंसी अलार्म चलने लगता है कि इस बिल्डिंग में बहुत से ज़ॉम्बीज़ डिटेक्ट किए गए हैं, यानी कि बिल्डिंग पर ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो चुका था। ये सुनकर जायन तो बिल्कुल ही चौंक गया और जैसे ही उसकी नज़र लैब की विंडो से नीचे पड़ी तो सच में वहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बीज़ थे जो कि तेजी से लैब के डायरेक्शन में ही आ रहे थे, जिन्हें देखकर जायन तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ ये क्या चल रहा है। इस बिल्डिंग में जितने भी ज़ॉम्बीज़ को रिसर्च करने और ट्रेनिंग करने के लिए लाया गया था वो सभी यहाँ पर लोग थे, तो अचानक से उन्हें रिलीज किसने कर दिया। ज़ॉम्बीज़ तो तेजी से अपने लॉक्ड चैम्बर से बाहर निकल रहे हैं और अंधाधुंध सभी पर अटैक किए जा रहे हैं। पूरे के पूरे स्पेशल फोर्स हेडक्वार्टर में तो हलचल मची हुई है। यहाँ तक कि स्पेशल फोर्स के लोगों को भी इन्हें रोकने में मुश्किल आ रही है। पक्का ये सब ऐसे ही तो नहीं हो सकता। जरूर ही किसी ने हेडक्वार्टर के सिस्टम को अंदर से छेड़छाड़ करके इस पूरे सिचुएशन को क्रिएट किया है। लेकिन हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी तो बहुत ही टाइट थी, कोई ऐसे ही इसमें घुसकर छेड़छाड़ कैसे कर सकता है। तो इसका मतलब एक ही है, वो गद्दार जिसने ये सब कुछ किया है इस टाइम हेडक्वार्टर के अंदर ही है और उसका रैंक बिल्कुल भी लो नहीं, यानी कि वो कोई हायर ऑफिसर्स में से है। इतने में दोबारा से अलार्म चलने लगते हैं और बताया जाता है कि बहुत से ज़ॉम्बी सीधा लाइब्रेरी एरिया की तरफ ही आ रहे हैं। ये सुनकर जायन जल्दी से चेक करता है, जहां वो देखता है कि रास्ते में आने वाले सभी डोर्स बंद हो चुके हैं और ज़ॉम्बीज़ के लिए बस उन्हीं रास्तों को ओपन रखा गया था जहां से वो सीधा लाइब्रेरी की तरफ पहुंच सके। ये देखकर वो कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये सारे के सारे रास्ते अचानक से एक साथ ही कैसे बंद हो गए, जैसे कि कोई फोर्सफुली ज़ॉम्बीज़ को सीधा लैब की तरफ भेजने का ट्राई कर रहा हो। इससे पहले कि वो वहां से बचकर बाहर निकलता ज़ॉम्बीज़ डोर तक पहुंच चुके थे। आगे रास्ता बंद होने की वजह से ज़ॉम्बीज़ अपने सामने लैब के डोर को जोर जोर से पीटकर खोलने की कोशिश करने लगे। सोल्जर्स उन्हें रोकने का ट्राई तो कर रहे थे, उन्होंने बहुत से ज़ॉम्बीज़ को भी मार डाला, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद कुछ ज़्यादा ही थी जिन्हें हैंडल करने में उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ लाइब्रेरी के अंदर जायान के पास ज़्यादा टाइम ही तो नहीं था, क्योंकि किसी भी पल लाइब्रेरी का डोर भी ओपन हो सकता है। जायान जो कि इस टाइम डोर के सामने खड़ा इस सिचुएशन को समझने का ट्राई कर रहा था। आखिर कोई इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर घुसकर इस सिचुएशन को क्रिएट क्यों करेगा। आखिर ऐसा करके वो क्या करना चाहता है, उसका मकसद क्या होगा। इतना सब कुछ एक साथ कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ उनका टारगेट मैं हूँ। इतने में लाइब्रेरी का डोर ओपन हो गया और ज़ॉम्बीज़ तेजी से अंदर घुसने लगे। ज़ॉम्बीज़ देखकर साया ने जो अपने हाथ में एक्स्ट्रा वायरस पकड़ रखा था उससे खुद में इंजेक्ट कर लिया, यानी कि अब वो खुद इन ज़ॉम्बी से निपटने वाला है। वैसे आप सभी सोच रहे होंगे कि इस टाइम हमारे कर्नल बर्टन क्या कर रहे हैं, वो अपने जायन को बचाने के लिए क्यों नहीं आए। ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि क्या कर्नल बर्टन इसे बचाने के लिए आते हैं या नहीं। तो तब तक के लिए जिसको लगता है कर्नल बर्टन ज़रूर आएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखे। इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दे जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विद मी एंड बाय बाय।